एक नई सोच को मिलके सोचे जरा, बस बदलना है जो बोलो होगा वो क्या। एक नई सोच को मिलके सोचे जरा, बस बदलना है जो बोलो होगा वो क्या। नजरिया 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 नजरिया। मेरी मंजिलें तेरी मंजिलें, मेरे हौसले तेरे हौसले हैं जुदा नहीं फिर भी अलग। मेरी नजरों में है मंजिलों का पता, एक नई सोच को मिलके सोचे जरा। जिससे राहें हो रोशन सभी के लिए, बस बदलना है जो बोला होगा वो क्या। नजरिया 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 नजरिया। शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है, ऐसा सिर्फ मैं नहीं कह रहा, हमारा संविधान भी कहता है। एजुकेशन या तालीम का अगर सिर्फ ये काम होता कि आप दो चार अल्फाज पढ़ जाएं, ये या वो साइंस की इक्वेशन समझ जाएं, तो शायद स्कूलिंग की इतनी अहमियत ही नहीं होती। एजुकेशन इंस्पायर्स, एम्पावर्स एंड इंक्लूड्स। पढ़ाई लिखाई और स्कूल के एक्सपोजर से हमें कुछ बनने की प्रेरणा मिलती है, साथ में अपने सपने या गोल्स पूरे करने की क्षमता मिलती है, और इन सबसे बड़ी चीज बराबरी का दर्जा। दूसरे बच्चों के साथ उठना बैठना, खेलना कूदना, ये सब सोशलाइजेशन के तरीके सिखाते हैं। नजर या नजरिया के इस एपिसोड में देखते हैं एजुकेशन की बदौलत बदली हुई जिंदगियां। मेरी रिसर्च के दौरान किसी ने मुझसे सवाल किया, ये ब्लाइंड स्कूल होता क्या है। दिमाग में कई तरह के ख्याल आए। क्या दृष्टिहीन बच्चों की एजुकेशनल नीड्स अलग होती हैं? किसी ने तो ये भी पूछा कि इन दृष्टिहीन बच्चों को पढ़ाने लिखाने की क्या ज़रूरत है। खैर, ऐसे सवालों के जवाब मुझे 3 खास लोगों से मिले। एक सीनियर एडिटर, एक एचआर प्रोफेशनल और एक अपने शहर के बहुत बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट के फाउंडर। आंध्र प्रदेश के छोटे से गांव से लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तक पढ़ने जाना, हिंदुस्तान के एक लीडिंग न्यूज़पेपर के सीनियर एडिटर की पोस्ट किसी भी इंसान के लिए आम अचीवमेंट्स नहीं है। और इस ज़बरदस्त सफ़र के लिए मिस्टर सुब्रमण्यम के पास सिर्फ एक ही टिकट था, एजुकेशन। कोई सोर्स नहीं, कोई सिफारिश नहीं, कोई जुगाड़ नहीं, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन। जब किसी फैमिली या कम्युनिटी में कोई डिसेबल्ड बच्चा होता है और आप उसे अच्छा एजुकेशन नहीं दे पाते हैं, तो आप उसकी विकलांगता को और बढ़ा देते हैं, उसे ज़्यादा विकलांग बना देते हैं। मेरे माँ बाप ने मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया और मेरे एजुकेशन को हमेशा बढ़ावा दिया। एक वक्त था जब लोगों ने उनसे कहा कि मुझे उच्च शिक्षा देने में कोई समझदारी नहीं है। लोगों ने सोचा कि मैं शायद म्यूजिक में अच्छा करूंगा, लेकिन न ही मैं और न ही मेरे माँ बाप म्यूजिक को करियर बनाना चाहते थे। मैं वो क्यों करता जो मैं करना ही नहीं चाहता था। Insisted that I did something that I did not want to do. So as you can see,
this is the school I ये वही स्कूल है जहां मैं 40 साल पहले पढ़ने आया था। way back in 1966 में मैंने लिटिल फ्लावर कॉन्वेंट स्कूल में केजी में दाखिला लिया kindergarten और 5वीं क्लास तक यहीं पढ़ा। and I finished up to class 5. काफ़ी वक्त बीत गया है, मुझे आज भी कई बातें याद हैं। यहीं से मैंने ब्रेल सीखा था। जाहिर है मेरे करियर की नींव यहीं रखी गई थी। As it were, in this school. So naturally, this is where my foundation was laid. By the time स्कूल ख़त्म होने तक मुझे अपने बारे में बहुत कुछ समझ में आ चुका था। आज मैं इंक्लूसिव एजुकेशन को बहुत सपोर्ट करता हूँ, लेकिन हो सकता है क्योंकि मैं तब स्पेशल स्कूल में पढ़ा था, इसीलिए मुझे लगता था कि हर कोई मेरी तरह ही दृष्टिहीन है। लगता था कि मैं दूसरों जैसा ही हूँ, किसी से अलग नहीं हूँ। यही वजह है कि अगर आप इंक्लूसिव एजुकेशन देते हैं तो बच्चों के अंदर ये फीलिंग आएगी कि हालांकि वो विकलांग हैं, लेकिन वो किसी से कम नहीं, किसी से अलग नहीं है। He is second to none. मैंने ग्रेजुएशन लोयला कॉलेज से किया था और उसके बाद JNU गया, जो कि ह्यूमैनिटीज़ और दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए काफ़ी जानी मानी यूनिवर्सिटी है। मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से स्कॉलरशिप भी मिली, जिसकी वजह से मैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से PhD भी करने गया। अच्छे एजुकेशन के अभाव में मैं वो काम नहीं कर पाता जो मैं आज कर रहा हूँ। There seem to be far too many cars in JNU these days. JNU में पहले से काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ हो गई हैं, लेकिन फिर भी यहाँ का वातावरण आज भी उतना ही लुभावना है। Wonderful atmosphere here, such an open. मैं JNU अक्सर आता हूँ और यंग स्टूडेंट से बातचीत भी करता हूँ। Every situation is a new situation. हर सिचुएशन नया होता है, चाहे आप एबल्ड हों या डिसेबल्ड। लेकिन एक ही चीज़ है जो आपको अलग बनाती है, वो है एजुकेशन, बेहतरीन एजुकेशन। मैंने सिर्फ एक लड़ाई की शुरुआत की है, डिसेबल्ड लोगों के लिए, उनके एजुकेशन के हक के लिए, अपने तरीके से। मैंने कई कैंपेन्स में भी हिस्सा लिया है, और हाँ, द हिंदू में एडिटोरियल राइटर हूँ, तो इसका भी फ़ायदा होता है। I do write on disability issues. जब भी कोई विकलांगता से जुड़ा हुआ मुद्दा होता है जिस पे आवाज़ उठानी होती है, तो मैं लिखता हूँ। Disability, that's very topical. आजकल वैसे ऐसे मुद्दे ज़्यादा उठने लगे हैं। 20-30 साल पहले इतने मुद्दे सामने नहीं आते थे। So I do intervene through my editorial writing. $2.5 million from the maker and seller of the rifle used. आज मैं जो कुछ भी हूँ या मैंने जो कुछ भी हासिल किया है, एक अच्छे एजुकेशन के अभाव में मैं वो शायद नहीं कर पाता। जब भी किसी माँ बाप को ये पता चलता है कि उनका बच्चा दृष्टिहीन पैदा हुआ है या आगे चलकर नहीं देख पाएगा, वो बहुत ही कठिन समय होता है। विशाल और विशाल के माँ बाप को भी इसका सामना करना पड़ा, लेकिन विशाल के माँ बाप ने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए कि विशाल का फ्यूचर सिक्योर होता गया। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस ना होने के कारण 9वीं कक्षा में मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उस समय समाज में लोग इनडायरेक्टली ये जाहिर ज़रूर कर देते थे कि मैं अपना जीवन एक्चुअली बिताऊंगा कैसे।
बहुत सोचने के बाद मुझे लगा कि अगर इनका नज़रिया बदलना है तो मुझे इनकी सोच से कहीं आगे बढ़ना होगा। कुछ NGOs और वॉलंटियर्स के मार्गदर्शन के कारण मैंने अपनी पढ़ाई 3 साल के बाद आगे बढ़ाई। BCom करके CAT क्लियर किया और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM लखनऊ में MBA के लिए प्रवेश पाया। IIM लखनऊ में ह्यूमन रिसोर्स और मार्केटिंग में मैंने स्पेशलाइजेशन की। उसी दौरान पियर्सन एजुकेशन एक पब्लिशिंग कंपनी में मैंने इंटर्नशिप की और मेरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ने अप्रूव किया और सारे देश में लॉन्च भी किया। बहुत सी कंपनीज मुझे शॉर्टलिस्ट करती थी, जैसे ही अंदर घुसता था और पता नहीं उनको क्या हो जाता था, आगे बढ़ ही नहीं पाता था। तो जब पीछे से पता करने की कोशिश करता था तो बोलते थे कि हमारे पास उन पॉलिसीज़ नहीं है विजुअली चैलेंज्ड को एम्प्लॉय करने के लिए, या फिर बोलते थे इंटरव्यू में बहुत एकदम बढ़िया से बोलते थे कि आई एम प्राउड टू मीट यू, आई एम ऑनर्ड टू मीट ए पर्सन हु हैज़ मेट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। सर जॉब तो दे दो, लेकिन नहीं यार मेरे पास पॉलिसी नहीं है। इनडायरेक्टली मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे ही उनको पता चलता था कि मुझे दिखाई नहीं देता है तो एक पॉज होता था और वो सोचने लगते थे कि वो कैसे हो पाएगा। तो वो ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। IIM लखनऊ में कैंपस प्लेसमेंट के दौरान टाटा मोटर्स उन कुछ ही कंपनीज में थी जिन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस में पारदर्शिता दिखाई। इंटरव्यू पैनलिस्ट मुझे क्लियरली बोल दिया था कि मेरे दृष्टिहीन होना सिलेक्शन प्रोसेस में कोई बाधा नहीं डालेगा। उसका दिमाग, उसका जो क्रिएटिविटी है, उसका जो सोचने का नज़रिया है वह बहुत ही अलग है और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कंपनी के लिए। उसका देखना न देखना उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। और आज जब हम बात करते हैं कि टैलेंट, राइट टैलेंट के लिए बहुत लड़ाई हो रही है, तो ये सोचना कि वो फिज़िकली हैंडीकैप्ड है वो बहुत ही शॉर्ट साइटेड व्यू ऑफ लाइफ होगा। 2012 मई में मैंने टाटा मोटर्स कॉर्पोरेट ऑफिस मुंबई में ज्वाइन किया। मेरा काम HR के अलावा डिपार्टमेंट के फाइनेंस और स्ट्रैटेजी में भी होता है। मैं कंपनी के चीफ टैलेंट ऑफिसर विक्रम बैक्टर और उनकी टीम के साथ काम करता हूँ। मेरे साथ तकरीबन 50 लोग ज्वाइन किए थे, सारे B स्कूल से। और पहले दिन ही मुझे लगा कि मेरी दृष्टिहीनता उनके लिए कोई मायने नहीं करती थी। मुझे ऐसे ही ट्रीट किया गया जैसे किसी और को ट्रीट किया गया। पहला दिन और स्पेशली पहले लम्हे बहुत दिलचस्प थे। जैसे ही बिल्डिंग की लिफ्ट में घुसा और 5th फ्लोर पहुंचा तो लिफ्ट ने अनाउंस किया 5th फ्लोर। तो मैं चौंक गया कि कंपनी ने सच में सोच रखा है कि पूरा एनवायरनमेंट एक्सेसिबल बनाया रखा है और लिफ्ट बोलते हैं। मेरा ज़्यादातर काम लैपटॉप या फ़ोन से ही होता है। पेपर वर्क की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि आजकल कॉर्पोरेट्स में पेपर वर्क कुछ ही एरियाज़ में यूज़ होता है। ऑफिस आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। हमारे मुंबई की लोकल ट्रेन है, पता है कब धक्का मारना है, कब कूदना है और कब जंप मारना है। सबसे बड़ी चीज़ जो हर इंसान को चाहिए होती है वो मेंटल एक्सेसिबिलिटी, कि लोग ओपन है, लोगों की सोच ओपन है और तुम्हें एक अलग नज़रिए से नहीं देख रहे हैं। तो मेरे लिए वो बहुत मायने करता है। तकरीबन 1.25 साल हो गया है टाटा मोटर्स ज्वाइन किए हुए, लेकिन आज तक मुझे कभी लगा नहीं कि मुझे किसी और तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। अब तक ऐसा ही है जैसे हर एम्प्लॉय के लिए होता है। अगर तुम्हें कुछ करने का जज्बा है तो कोई रोक नहीं सकता। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। अगर आप हारना नहीं चाहते हो तो ठान लो कि आप कामयाब बन के रहोगे। विशाल बहुत खुशकिस्मत है कि उनके माँ बाप ने उनकी पढ़ाई में कोई कमी नहीं छोड़ी।
लेकिन कई माँ बाप ऐसा सोचते हैं कि दृष्टिबाधित बच्चे की पढ़ाई में पैसा और समय खर्च करना बेकार है। जगदीश के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन जगदीश ने उन हालात से हार मानने की बजाय उन हालात को बदलने की ठानी। अगर किसी के पास स्ट्रॉन्ग विल पावर है या किसी की पॉजिटिविटी कंस्ट्रक्टिविटी है, तो मेरे को नहीं लगता कि उसके फिजिकल चैलेंजेस कभी भी कहीं भी कोई आड़े आते हैं। डिसेबिलिटीज़ के साथ चैलेंज क्या होता है? वो पेरेंटल भी होता है, वो फैमिली का भी होता है और वो सोसाइटी का भी होता है। 10th के बाद जब मैं मेरठ देहरादून से एजुकेशन के लिए वापस आया, तो मेरे घर वालों ने, मेरे पेरेंट्स ने मुझसे कहा तुम्हें पढ़ने की क्या ज़रूरत है? मैंने लगा क्यों, मेरे बाकी लोग क्यों पढ़ रहे हैं? उनका वो अब बड़े होंगे, काम करेंगे, बिजनेस करेंगे, तुम्हें रोटी तो खानी है, इतना तो तुम्हें मिल गया। तो जब ये वाली प्रॉब्लम समाज में आती है तब वो बड़ी कुरेदती है किसी भी डिसेबिलिटी को और स्पेशली ब्लाइंड पर्सन को। और हमारे को क्योंकि सारी दिशाएं सुनाई देने की वजह से जो हमें हर्ट करने वाले कमेंट्स और रिमार्क्स होते हैं वो इतना हर्ट करते हैं कि या तो हम इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि हम सोचते हैं सुसाइड कर लें, और या इतने एग्रेसिव और चैलेंजिंग हो जाते हैं कि हम कुछ बन जाते हैं। तो मैं भी उन्हीं में से एक हूँ कि मुझे ज़िद आ गई कि मैं तुम्हें दूंगा, तुमसे लूँगा नहीं। पहली बार मेरी मुलाकात जगदीश से 1970 में हुई, जब हम लोगों ने बीए ज्वाइन करा फ़िलासफ़ी में। जगदीश इस चीज़ से खुश नहीं था कि वो परिवार की डोल पर रहे, वो कुछ करना चाहता था और वो उसने करा। मैं समझता हूँ कि शिक्षा का लक्ष्य, शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा का सार व्यक्ति की नज़र की जगह नज़रिए को बदलना होता है, और वो तभी संभव है जब व्यक्ति दृढ़ संकल्पी, दृढ़ निश्चयी, साहसी, हिम्मती और आत्मविश्वासी हो। मुझे लगता था कि एजुकेशन ही एक ऐसा मीन्स होगा कि जो मेरी अल्टीमेट एम्स को, डिज़ायर्स को मुझे रिकॉग्नाइज सोसाइटी में कराएगा और मेरी फैमिली में मुझे स्टेटस दिलाएगा। ज़्यादातर स्कूल्स फॉर द ब्लाइंड बड़े शहरों में, और डिस्टेंस की वजह से या गलत सोच की वजह से बच्चों को स्कूल छोड़ दिया जाता है माँ बाप से अलग। जगदीश ने तय किया कि वो कुछ ऐसा करेंगे कि उनके शहर के बच्चों को अच्छी एजुकेशन के लिए यहाँ वहाँ ना भटकना पड़े। मेरी आईएएस बनने की इच्छा थी और उस समय पर डिसेबिलिटीज़ को आईएएस में नहीं लिया जाता था। जब मैं खुद आईएएस नहीं बन सकता था तो मैंने इतने सारे आईएएस प्रोड्यूस करे। जब मैं खुद आर्मी में नहीं जा सकता था तो मैंने इतने सारे आर्मी पर्सन्स इंट्रोड्यूस किए कि आज मुझे लगता है कि मेरे पास 45,000 स्टूडेंट हैं तो मेरी 90,000 आँखें हैं। मैंने रोजमेरी के बारे में काफ़ी लोगों से सुना था, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा और मैंने गुरुजी को सुना तो मुझे महसूस हुआ कि मैं बिल्कुल सही जगह आया हूँ। मैंने फिर महसूस किया कि हाँ, आई कैन अचीव सक्सेस, क्योंकि मैंने उससे पहले भी जो मेरे प्रेडिसेसर्स थे जो वहाँ पे पढ़े थे उन लोगों की अचीवमेंट देखी। उसमें से काफ़ी लोग आर्मी में थे और बाकी दूसरी सर्विसेज में थे। तो आई कंटिन्यूड, मैं वहाँ पे काफ़ी टाइम तक लगा रहा और सिंसियरिटी के साथ लगा रहा, और आज मैं इस मुकाम पे पहुँचा हूँ कि मैं इंडियन आर्मी में एक लेफ्टिनेंट कर्नल की हैसियत से यहाँ पे पोस्टेड हूँ। हम ब्लाइंड लोगों की जो एफिशिएंसी और एक्यूरेसी जो लेवल है वो ज़्यादा ऊपर इसलिए होता है कि हम सुन कर के बोलते हैं। यही कारण है कि मेरठ में बहुत सारे कोचिंग्स हैं, लेकिन विदाउट एनी पब्लिसिटी, विदाउट एनी एडवर्टीजमेंट, पीपल कम टू दिस प्लेस, दे ओ देमसेल्व्स, एंड आई टेक प्राइड इन कि मैं उनके लिए यूज़फुल एक अच्छा सिटीजन साबित हो सकता पाया हूँ। मेरे सुबह 5 बजे से क्लासेस स्टार्ट करने के साथ साथ रात को 12 बजे तक जो मेरी वाइफ ने मेरे को कोऑपरेट किया, उसका ये परिणाम है
कि एक छोटे से 10 बाई 10 के रूम से आज हम यहाँ तक अपने रोजमेरी को ला पाए हैं। दुनिया में कुछ पाना है तो स्लो बट स्टडी विंस द रेस के अगर प्रिंसिपल पर चल रहे हैं तो लोगों के लिए आप ऐसे एग्जाम्पल बन जाएंगे कि लोगों को लगेगा कि ये रातों रात हुआ है, लेकिन उसके पीछे जो परिश्रम है वो अकेले का नहीं होता। ये परिश्रम मेरा है, मेरी वाइफ का है, मेरी मदर का है। आई फील प्राउड ऑफ इट कि मैंने मेरठ कॉलेज से लेकर के और अब विश्व में, यूपी में नहीं, मेरठ में नहीं, इंडिया में नहीं, ऐसे स्टूडेंट्स हैं मेरे कि जो मुझे हर मौके पर इज़्ज़त देते हैं, प्यार देते हैं और जो कुछ भी मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं उन्हें सेटिस्फाई करते हैं। आज की इन कहानियों से एक बात साफ है कि दृष्टिहीन लोग भी हमारे देश के मानव संसाधन यानी ह्यूमन रिसोर्सेज का एक अहम हिस्सा बन सकते हैं। जरूरत है उनकी पढ़ाई और ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करने की, निवेश करने की। उनको काम चलाऊ नहीं, प्रोफेशनल और अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन दिलवाने की, ताकि आगे चलकर वो अपनी सलाहियतों के हिसाब से अपना प्रोफेशनल रोल चुन सके। दृष्टिहीन बच्चे से उम्मीद न रखना उसके सपने छीन लेने के बराबर है। एक्सपेक्टेशन या उम्मीद में बहुत ताकत है। हमारी उम्मीद का आईना हमारे बच्चों को वो अक्स दिखा सकता है जो सक्षमता और कामयाबी से भरा हो, और एक बार वो खुद को इस नजरिए से देखना शुरू कर दें तो मंजिलों की कोई कमी नहीं। दृष्टिहीनता से जुड़ी जानकारी के लिए हमें ईमेल कीजिए। हमारा आईडी है helpdesk@highway.org या हमें फोन कीजिए। हमारा नंबर है 011 460 70380।